हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से गांव के लड़के की जिंदगी में ऐसा क्या छुपा है जो उसे देश का प्रधानमंत्री बना दे। दोस्तों, आज हम उसी बड़े सवाल की बात करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी की जिंदगी की दास्तां के बारे में, एंडी मरिनो की किताब नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी के चैप्टर दर चैप्टर सारांश के रूप में। याद रखिए, इस कहानी में है प्रेरणा के गहरे रंग, संघर्ष की तीव्र सरगम और सफलता के सुर। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चल पड़े हैं एक ऐसे सफर पर जहां होंगी चुनौतियां, रोमांच और सीख के मोती। चैप्टर 1, द अर्ली ईयर्स। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था। उस वक्त देश आजादी की पहली कस्में ही खा रहा था और वडनगर अपने गौरवशाली इतिहास की खामोशी समेटे सोया हुआ गांव था। पत्थरों पर खुदी पुरानी लिपियां, मंदिरों की सोती हुई मूर्तियां और खामोश गलियां जैसे कोई भूली बिसरी कहानी सुनाती हूं। कल्पना कीजिए, सितंबर की एक सुहानी सुबह, हल्की ठंडी हवा के साथ सूरज की पहली किरणें गांव पर पड़ रही थीं। नरेंद्र पहली बार अपने छोटे से आंगन में खड़े थे। आसपास सूरजमुखी के पीले खेत और सरसों के फूल थे। दूर तक कहीं ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। इसी खेत खलिहानों के बीच उसने पहली बार सांस ली और देश को नया इतिहास लिखने की शुरुआत हुई। नरेंद्र के माता पिता दामोदर दास और हीराबेन मोदी थे। उनका घर 2-3 कमरे वाला साधारण सा मकान था, जिसमें मिट्टी लोहे की दीवारें थीं और रात में मिट्टी के तेल के दियों से रोशनी होती थी। पानी घर की एक कुएं से लाना पड़ता था और दामोदर दास रेलवे स्टेशन के पास चाय का ढाबा चलाते थे। सुबह शाम चाय बनाते और बेचते। कल्पना कीजिए, गांव की ताजी हवा में नरेंद्र अपने पिता के साथ सुबह शाम चाय बनाता सोता होगा। बिजली नहीं थी तो मिट्टी के दिए जलते थे। बहते हुए पानी की धारा, धूप छांव का खेल, ये ही उसकी पलकों की पहली दुनिया थी। पर सभी साथी नेक भी थे। धर्म की दीवार उनके लिए मायने नहीं रखती थी। नरेंद्र के बचपन के कई दोस्त मुस्लिम थे, जैसे खास दोस्त जसूद खान पठान। दोनों मिलकर होली और ईद साथ में मनाते, एक दूसरे को गले लगाते। नरेंद्र ने बचपन में ही सीख लिया था कि इंसानियत धर्म जाति से ऊपर है। इस सीख ने उसे बचपन से ही एक खुले दिल का इंसान बनाया। स्कूल के दिनों में नरेंद्र तेज तर्रार लड़का था। सवाल पूछने से हमेशा लगाव था उसे, चाहे बड़े मास्टर जी ही क्यों ना हो। कहते हैं, एक दिन उसने अपनी होमवर्क की जांच का ड्रामा किया। जिद कर दिया कि जांच सिर्फ गुरुजी से ही करवाऊंगा, किसी सहपाठी से नहीं। मास्टर जी भी आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन नरेंद्र अड़ गया। साहब ही सही करेंगे, कोई और नहीं। इस दृढ़ता ने उस समय सबका ध्यान खींचा। नरेंद्र सिर्फ दिमागी नहीं, शरीर से भी चुस्त था। तैराकी उसे बहुत भांति थी, भले ही तालाबों में मगरमच्छ हों। एक गांव में झंडा बदलने की रस्म आती थी। भारी बारिश के बाद तालाब के मगरमच्छ जागृत हो गए। सब बच्चों ने डर कर भागने की सलाह दी, लेकिन नरेंद्र के लिए झंडा बदलना जरूरी था। उसने अपनी हिम्मत दिखाई। 2 दोस्तों को साथ ले जाकर उसने उस मगरमच्छों वाले तालाब से झंडा बदला और बिना घबराए बाहर आया। भीड़ में तालियां बजीं, जैसे कोई फिल्म का हीरो सामने आया हो। बाद में नरेंद्र मुस्कुराकर कहते हैं, जब जुनून अंदर हो तो मगरमच्छ भी डर नहीं लगते। दोस्तों, नरेंद्र का बचपन साधारण लग सकता है, लेकिन उसमें थी आग सी जिज्ञासा और विद्रोह। मिट्टी की देहरी पर पला बढ़ा वो लड़का सपने देखना जानता था। याद रखिए, हर महान इंसान की कहानी की नींव ही विशेष होती है और नरेंद्र के शुरुआती सालों ने ही 2.5 दशक बाद आए महान बदलाव की नींव रखी थी। चैप्टर 2, ऑन द रोड। नरेंद्र मोदी बचपन की साधारण दुनिया कभी परंपराओं के बंधन में नहीं रह पाए। 1962 में जब चीन भारत युद्ध हुआ तो पूरे देश की नींद उड़ी हुई थी। 12 साल के नरेंद्र के मन में भी देशभक्ति की लपटें भड़क उठीं। उसने देखा कि देश संकट में है और उसने कहा, मुझे भी कोई मौका दो। उस दिन उसने अपने पिता दामोदर दास से कहा,
मुझे सैनिक स्कूल भेज दीजिए, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। सैनिक स्कूल वह जगह थी जहां गरीब परिवारों के बच्चे भी सेना के अफसर बन सकते थे। नरेंद्र की आंखों में उस समय वर्दी की चमक थी, लेकिन परिवार की आर्थिक मुश्किलें सामने थीं। उनकी छोटी सी जेब में पढ़ने की तख्ती पूरी न हो सकी। बड़े सपने पर बड़े थप्पड़ खाने लगे। इसी बीच घर में नई हलचल हुई। बचपन में हो चुकी नरेंद्र की सगाई बतौर रिवाज अब शादी की रूपरेखा बनने लगी थी। जशोदाबेन नाम की लड़की से उनकी सगाई तय थी। जब नरेंद्र ने यह सुना तो अग्नि से झुलसा हुआ जज्बा उठ खड़ा हुआ। दोस्ती की मासूमियत पर जिम्मेदारियों के बेड़ियां पड़ गई थीं। यह विचार उन्हें सह नहीं पाया। उन्होंने हिम्मत करके कहा, पिताजी, मुझे पढ़ने लिखने दीजिए, मैं घर से बाहर जाकर कुछ सीखना चाहता हूं। हीराबेन की आंखों में आंसू थे, पर नरेंद्र का इरादा अडिग था। दोस्तों, वही दिन आया जब नरेंद्र ने चुपके से अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने परिवार को कहा कि वो हिमालय जाकर दादा दादी का आशीर्वाद लाने जा रहा है। हीराबेन ने प्यार से उनका माथा छुआ और मिठाइयां खिलाईं। फिर कांपती आंखों से विदाई दी। पर नरेंद्र का इरादा तय था। उनके कदम हिमालय की ओर बढ़े, उस चोटी की ओर जहां उनका दिल भी अक्सर उड़ान भरता था। नरेंद्र का सफर एक आध्यात्मिक खोज बन गया। उन्होंने कोलकाता, बेलूर शांति निकेतन का रुख किया, वही मठ जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। वहां का वातावरण शांत और गहरा था, लेकिन उन्हें पता चला कि पढ़ाई के बिना मठ में प्रवेश नहीं मिलेगा। निराशा होने की बजाय उन्होंने मुस्कुराकर रास्ता बदला। मजबूत इरादों के सहारे वे उत्तर की ओर चले, कभी मैदानी रास्तों से, कभी पहाड़ी घूमंतुओं पर। असम की हरी भरी वादियों में पहाड़ों की ऊंचाइयों से नीचे उतरते रहे। वहां उन्हें एक तपस्वी मिला जिसने सिखाया, याद रख, असली शिक्षा किताबों से नहीं, धरती की ठुसहिया से मिलती है। वह तपस्वी महीनों तक उनके गुरु बन गए। नरेंद्र ने उनके साथ खेतों में काम किया, देसी भोजन खाया और रत जाग कर ज्ञान सीखा। फिर रास्ता बदला और अल्मोड़ा के पास आत्मानंद आश्रम पहुंचे, स्वामी विवेकानंद का ध्यान स्थल। वहां भी उन्होंने देखा कि पढ़ाई का महत्व पहली प्राथमिकता है। संदेश मिला, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, फिर कोई लक्ष्य चुनना। नरेंद्र ने समझदारी दिखाते हुए तय किया कि उनकी शिक्षा अधूरी नहीं रहेगी। करीब 2 साल की इस अनजान यात्रा ने नरेंद्र को परिपक्व कर दिया। उसका सारा सामान एक छोटा बैग था और जिंदगी की तमाम प्राथमिकताएं उसमें थीं। बारिश की बूंदों से भींगना, पहाड़ों की ठंड में कांपना, ये अनुभव उन्हें आत्मनिर्भर बनाए गए। हिमालय की ऊंचाइयां, नदी की कलकल, जंगलों की सरसराहट, इन सब ने उन्हें सिखाया कि जिंदगी का असली पाठ यहां मिलता है, किताबों में नहीं। नरेंद्र कहते हैं, इस सफर ने मुझे आत्मविश्वास दिया कि मुश्किल रास्ते ही हमें नई मंजिल दिखाते हैं। याद रखिए दोस्तों, उस 17 साल के लड़के ने कितना साहस दिखाया। परिवार को अलविदा कहकर दुनिया की ओर निकल पड़ा। कभी स्कूल कॉलेज नहीं, अपने पैरों पर ज्ञान हासिल करने। ऑन द रोड का यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली शिक्षा जिंदगी के सफर में छिपी होती है, और जब हम अपनी सीमाओं से परे निकलते हैं तभी नई राहें बनती हैं। चैप्टर 3, पॉलिटिकल अवेकनिंग। 1770 के प्रारंभ में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। उनके हाथ में था सिर्फ चाय की दुकानों से मिली कमाई, आंखों में बुलंद उम्मीद थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर बनने को थी, लेकिन 1969 के दंगों की खामोशी भी कहीं मौजूद थी। नरेंद्र ने तय किया कि अब उनका वक्त देश सेवा में बितेगा। उन्होंने अपने चचेरे भाई बाबू भाई की कामकाजी कैंटीन में नौकरी कर ली। दिन भर कप कप चाय बनाते, बर्तन धोते और हल्का आहार परोसते। काम भले ही भारी था, लेकिन इसमें आत्मसम्मान था और सीख थी। जैसे ही शाम होती, नरेंद्र छत से उतरकर RSS के हेडगेवार भवन भागते। वहां शाम की सभा लगती,
देशभक्ति के मंत्र बोले जाते, वह वहीं खड़े हो जाते। देश दिल को जोड़े जाने की बातें धीरे धीरे उनके दिल में गिरने लगीं। वहां नरेंद्र की मुलाकात आरएसएस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण राव वकील साहब इनामदार से हुई। वकील साहब का कद लंबा था, लेकिन बोले बहुत शांत। नरेंद्र ने उनसे अपने संघर्ष की बात की। अगले कुछ दिनों में उन्होंने अपनी लगन दिखा दी। सुबह 5 बजे उठकर दूध लाते, सबको जगाकर आरती में बैठाते, फिर दिन भर कैंटीन में काम करते। 1.5 साल की अथक मेहनत के बाद वकील साहब ने नरेंद्र की प्रतिभा पहचानी और उन्हें आरएसएस का प्रचारक बना दिया। अब नरेंद्र के जिम्मे पूरे गुजरात के इलाकों की जिम्मेदारी थी। वे बूथ बनाते, नए स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देते और संगठन को मजबूत करते। 1971 की भारत पाक जंग के समय आरएसएस ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आह्वान किया। नरेंद्र उस आंदोलन में दिल्ली गया। उसने सड़क पर आम जनता को शांतिपूर्वक समर्थन दिया। हाथ में एक बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था, हमें भी सेना में भर्ती कीजिए। उसकी पहली खुली रैली थी जिसमें उसने गर्व से नारा लगाया। तभी सरकार ने इसे उग्र आंदोलन समझ लिया और नरेंद्र को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया। जेल की ठंडी दीवारों में भी उन्होंने जनहित का जोश नहीं छोड़ा। कैद में भी उन्होंने अपनी लगन दिखाई, लोक कथाएं पढ़ी और साथियों को हौसला बढ़ाया। 1972 आते आते आरएसएस ने नरेंद्र को अपना प्रचारक बना दिया। साधारण कोठरी में रहते हुए मुंबई पटना तक की लड़ाई देख चुके नरेंद्र ने आरएसएस का मेजबान बने। उन्होंने सीखा कि राजनीति केवल विचारधारा की लड़ाई नहीं है, इसमें धैर्य और अनुशासन भी जरूरी है। याद रखिए, यही पॉलिटिकल अवेकनिंग का दौर था। एक युवक जिसने गुजरात की मिट्टी से जुड़कर आत्मविश्वास जुटाया और खुद को देश सेवा के लिए तैयार किया। आरएसएस की यह धरती ही थी जिसने नरेंद्र को राजनीति की नींव सिखाई, जिस पर आगे चलकर उनकी भूमिका बनी। चैप्टर 4, लर्निंग द रोप्स। 1977 के इमरजेंसी के बाद नरेंद्र मोदी की पहचान उभरने लगी। जेल से रिहा होकर उन्होंने आरएसएस के कामों को संभाला, संगठन को फिर पटरी पर लाने में जुट गए। जनता पार्टी की सरकार आते ही गुजरात में भी सक्रिय राजनीति शुरू हो गई। नरेंद्र जनता पार्टी के आंदोलन में आरएसएस का प्रतिनिधि बनकर शामिल हुए। उस झंझावात में भी राहुल ने सोचा कि राष्ट्रवाद की धरती पर संगठन मजबूत रहेगा। 1978 आते आते नरेंद्र 28 साल के हो गए और आरएसएस ने उनकी मेहनत को पहचाना। गुजरात को संभालने के लिए उन्हें संभाग प्रचारक की पदवी मिली। सूरत, वडोदरा, इंदौर से लेकर दिल्ली तक हर इलाके में नरेंद्र पहुंचे, बूथ बनाए और स्थिरता लाई। गणित की तरह गिनते गए कितने स्वयंसेवक चाहिए, कितनी सभाएं होनी हैं। उनकी योजनाबद्धता ने धीरे धीरे पार्टी की किस्मत भी बदल दी। 1979 में आरएसएस के राष्ट्रीय सरसंघचालक दत्तोपा थांगड़ी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलाया। काम था इमरजेंसी के अनुभवों पर रिपोर्ट बनाना। नरेंद्र ने पूरे देश का चक्कर लगाया, पंजाब के सजगोरा की कहानियां सुनी, बंगाल के आंदोलनों पर बातचीत की, नगर नगर गवाहों से मिला, किताबों की लाइब्रेरी में घंटों खंगाला, नेताओं के भाषणों के आंकड़े जुटाए। यह कोई आम काम नहीं था, लेकिन नरेंद्र ने इसे मिशन बना लिया था। इस पूरे सफर ने नरेंद्र को राजनीति की बारीकियां सिखाई। उन्होंने देखा कि अंदरूनी कलह में जनता हारती है। गुजरात के जनता पार्टी संगठन में जो मतभेद निकले, उन्हें देख नरेंद्र ने जाना कि अहंकार से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने ठान लिया कि अब उनकी राजनीति में एक ही नीति में काम करेगी, बयानबाजी में नहीं उलझेगी। दोस्तों, यही था लर्निंग द रोप्स का अध्याय, जहां नरेंद्र मोदी ने जाना कि राजनीति का असली मंत्र अनुशासन और धैर्य है। आरएसएस में सीखा पाठ अब काम आएगा। काम करो वक्त पर और मेहनत से। इसी सीख ने उन्हें बीजेपी की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ाया, जहां बाद में उनका रंग दिखना तय था। आज देखिए, नरेंद्र मोदी ने इन अनुभवों को अपने अंदर इस तरह समोया कि उनमें एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। उन्होंने महसूस किया कि बार बार गिरकर संभलने की ही ताकत होती है।
वे अब समझ चुके थे कि राजनीति केवल भाषणों से नहीं, काम करने से बनती है। यही सीख नरेंद्र मोदी आगे चलकर गुजरात और देश की राजनीति में आगे बढ़ने का मंत्र बनी। चैप्टर 5, द यात्री टू पावर। 1984 का साल राजनीति में हलचल लेकर आया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और दिसंबर के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त बहुमत मिला। गुजरात में भी कांग्रेस की लाल पीली लहर थी। 1985 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र कुछ चेहरों से संतोष करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस की जीत भारी थी। नरेंद्र मोदी उस समय शांत चित्त थे। वह आरएसएस के काम में जुटे थे, पार्टी की पृष्ठभूमि संभाल रहे थे। दोस्तों, सोचिए तो सही, 1987 में जनसंघ बीजेपी का पूर्ववर्ती को मिली थोड़ी बहुत कामयाबी। 1980 में मध्यम वैकल्पिक इतिहास। इन सब के बावजूद 1985 में कांग्रेस का जोरदार कमबैक हुआ। गुजरात में आमर सिंह चौधरी मुख्यमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी चुप थे, काम में लगे थे। जीत का जश्न उन्हें ढाल नहीं पाया, बल्कि उन्होंने उस सफलता के पीछे का फर्क समझा। इस माहौल के बीच 1986 में अहमदाबाद नगर निगम चुनाव आए, जहां नरेंद्र मोदी की रणनीति काम आई। उन्होंने पहले से गणना करके योजना बनाई, कौन सा वार्ड कितना वोट देगा, कहां बैठकर सभा करनी है। हर वार्ड में एजेंट और बैठकें तय की। जनता ने बीजेपी को हिंदुओं की नई आवाज माना और नतीजा था चौंकाने वाला उलटा। बीजेपी ने कुल सीटों में से 2/3 सीटें जीत लीं। सोचिए, 2 साल पहले जहां कांग्रेस के झंडे गूंज रहे थे, उसी चुनाव में हवा की दिशा बदल गई थी। नरेंद्र की मेहनत रंग लाई और उनकी छवि बन गई एक कुशल आयोजक की। 1987 बीजेपी के राष्ट्रीय नेता लालकृष्ण आडवाणी गुजरात आए और नरेंद्र के इस जोश को देखा। आडवाणी ने महसूस किया कि नरेंद्र ही वो शख्स है जिसने हार से जीत की कहानी लिखी है। उसी साल भाजपा ने नरेंद्र को गुजरात का संगठन सचिव बना दिया। छोटा पद था, पर बड़े नेताओं का भरोसा था। भाइयों बहनों, याद रखिए, महान सफलताएं उन्हीं छोटे छोटे कदमों से मिलती हैं जो अडिग जज्बे से उठाए जाते हैं। नरेंद्र मोदी की यात्रा टू पावर ने हमें सिखाया, अपने इरादों पर टिके रहें और मेहनत करते रहें, कामयाबी अपनी ही होगी। चैप्टर 6, राइजिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1987 के अंत तक नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक से बीजेपी के नेता बनने की राह पर थे। अहमदाबाद नगर निगम की धमाकेदार जीत के बाद भाजपा ने उन्हें गुजरात संगठन सचिव नियुक्त किया, अर्थात अब वे औपचारिक रूप से पार्टी में आ गए थे। कुछ ही महीनों में नरेंद्र ने न्याय यात्रा की योजना बनाई। इस न्याय यात्रा, जर्नी फॉर जस्टिस, का मकसद था गुजरात के गांव कस्बों तक भाजपा का विकास संदेश पहुंचाना। ट्रैक्टरों और ट्रकों पर सजी यह यात्रा पूरे गुजरात में निकली। हर गांव गली, हर चौपाल में बीजेपी का नाराज उद्घोष गूंजा। इस अभियान से नरेंद्र की पार्टी में बहुत मान सम्मान बढ़ गया। यात्रा के दौरान नरेंद्र ने सीधे लोगों से संपर्क किया। बूढ़े बुजुर्गों की थकी हुई आंखों में एक बार फिर रोशनी चमकी, जिन्हें पिछली कई सरकारों ने भुला दिया था। महिलाओं ने भी मोदी की बात सुनना शुरू किया, क्योंकि विकास के नाम पर उन्हें भी सुविधाएं मिली थीं। नरेंद्र ने कहा कि न्याय यात्रा में विकास की झलक के साथ इंसानियत की कहानी भी बयां होगी। उन्होंने वादा किया कि अब तक के जादू टोने से इतर सच्ची नींव पर काम होगा। भाई बहनों, याद रखिए, राजनीति को बदलने के लिए हौसले चाहिए होते हैं। नरेंद्र ने देखा कि बीजेपी ने उस समय अपनी पुरानी रणनीति बदल ली थी। 1987 में पार्टी ने समग्र मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म को अपना लिया, जो सीधा साधा किसान श्रमिक की भलाई पर जोर देता है। नरेंद्र को यह दर्शन बहुत पसंद आया। वे अक्सर कहते थे, विकास आम आदमी की कहानी है, केवल सरकारी नहीं। उन्होंने मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने की बात कही, लेकिन भारतीय मिट्टी की खुशबू के साथ। बोले, खेती में नई मशीनों को लगाओ, लेकिन पुआल की मिठास न खोने दो। अब नरेंद्र मोदी एक कुशल योजनाकार के रूप में उभर गए थे। गांव शहर की गलियों से लेकर दिल्ली तक उन्होंने संगठन की जिम्मेदारी संभाली। अनुशासन उनकी आदत बन चुका था। बीजेपी में उनकी मान्यता बढ़ गई। हर मीटिंग में उनकी राय का सम्मान हुआ। गांव देहात की हर शिकायत उन्होंने सुनी और समाधान खोजे।
देखते देखते नरेंद्र मोदी की छवि एक मजबूत नेता की बन गई थी, जिसे अब सिर्फ आरएसएस का प्रचारक नहीं बल्कि जनता का सिरमौर माना जाने लगा था। दोस्तों, राइजिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी का यही अध्याय था जहां नरेंद्र मोदी ने खुद को साबित किया कि अब उनकी जिम्मेदारी सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि देश भर की आकांक्षाओं तक बढ़ेगी। यह राजनीति का नहीं, सेवा का सफर था जिसने नरेंद्र को पीछे की राजनीति छोड़कर भविष्य रचने वाला नेता बना दिया। याद रखिए, जब जिम्मेदारी मिलती है तब अद्भुत परिवर्तन आता है। चैप्टर 7, द रियोट्स। फरवरी 2002 गुजरात की राजनीति का वो काला पर्व था जिसे कोई भूल नहीं सकता। 27 फरवरी की भोर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन आग में सराबोर हो गई। उसमें सवार करीब 59 कर सेवकों की जलकर मौत हो गई। पूरा गुजरात आग की लपटों में उलझ गया। गलियों में खौफ छा गया। लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। नरेंद्र मोदी की उस रात गांधीनगर में ही थी। सुबह होते ही उन्हें घटना की भयावह खबर मिली। उन्होंने फौरन अधिकारियों को संदेश भेजा, सेना को तुरंत अलर्ट करो। लेकिन मिली खबर ने हैरान किया। सेना पहले से ही बॉर्डर पर तैनात थी। निराश न होते हुए नरेंद्र ने पड़ोसी राज्यों की मदद मांगी। राजस्थान और महाराष्ट्र ने कुछ जवान भेज दिए, पर मध्य प्रदेश ने हाथ खींच लिया। तब नरेंद्र ने हिम्मत दिखाई। सुबह सुबह खुद हेलीकॉप्टर में बैठकर गोधरा पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि चारों तरफ राख का साम्राज्य था। ट्रेन की परखच्चे उड़ चुके थे। घायल लोग कराह रहे थे। नरेंद्र ने फौरन राहत कार्य शुरू करवाया। घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया। उन्होंने कहा, दुख तो हुआ है, लेकिन काम कानून के मुताबिक ही करेंगे। दूसरे दिन नरेंद्र मोदी ने सभा में कहा, मुझे गहरा दुख है, पर मैं अपराध बोध महसूस नहीं करता, क्योंकि अभी अदालत ने कुछ भी साबित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मीडिया को शांति से काम करने दो, वे टकराव में नहीं पड़ेंगे। लेकिन विरोधियों का गुस्सा बढ़ता गया। कई नेताओं ने उनका इस्तीफा मांग डाला। एक सभा में नरेंद्र ने कहा, मैं भागूंगा नहीं, सत्ता छोड़ना है तो जनता को इजाजत लेनी होगी। भाजपा नेताओं ने मुस्कुराकर कहा, गुजरात वाले तुम्हें जाने देंगे क्या? दोस्तों, संघर्ष की असली परीक्षा तो ऐसी ही होती है। नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी। उन्होंने शांत मन से कानून व्यवस्था बहाल रखी और न्याय प्रक्रिया की शर्त लगाई। आखिर 2002 के चुनाव में भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उस दिन उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था, कहना जैसे, देखा, लड़ाई हारना नहीं मेरी फितरत। गुजरात की जनता ने उन्हें विकास पुरुष मान लिया, जिसने अंधेरे में भी उम्मीद की मशाल जलाई रखी। यह द रियोट्स का अध्याय हमें सिखाता है कि संकट चाहे कितना भी काला क्यों ना हो, संयम और हिम्मत से लड़ने वाला जीतता है। नरेंद्र ने साबित कर दिया कि सच्चा नेता वही है जो तूफान में भी डटा रहे और जनता के विश्वास को कुर्सी से ज्यादा ऊपर रखे। चैप्टर 8, फाइटिंग फॉर गुजरात। 2002 के बाद नरेंद्र मोदी ने दृढ़ संकल्प लिया, गुजरात को फिर खड़ा करेंगे। विपक्ष के आरोप और मीडिया की तीखी टिप्पणियों के बावजूद उनका ध्यान विकास पर टिका रहा। 2005 में जब अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से इनकार किया तो मोदी ने कहा, हमारा देश और हमारी जनता हमारी ताकत है, हमें किसी विदेश की अनुमति की जरूरत नहीं। अच्छा, यह जवाब पूरे गुजरात में गर्व की लहर बन गया। नरेंद्र ने दिखा दिया कि देश के स्वाभिमान से बड़ी कोई ताकत नहीं। इसी दौरान नरेंद्र ने हर मंच से गुजरात की तरक्की की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा, हमारे यहां विकास आम आदमी की लड़ाई है, सिर्फ सरकार का नहीं। उनके भाषण थे जैसे उम्मीद की किरणें, स्वच्छता हो या डिजिटल क्रांति, किसानों के लिए आधुनिक तकनीक हो या शिक्षा की नई इबारत, सबको जोड़ा गया विकास के सूत्र में। उन्होंने वादा किया कि हर योजना को लोगों की जुबान में लागू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत की, जो बाद में गुजरात का ब्रांड बन गया। हर साल दुनिया भर के उद्योगपति, निवेशक और नेता अहमदाबाद आते।
नरेंद्र ने झूमते हुए कहा, हमने मंच तैयार किया है, निवेशक आकर इसे फूलों से भरे। इस पहल से गुजरात में नए कारखाने लगे, हर शहर के बादल में चमक बढ़ी, सड़कें बनी, बिजली पानी सप्लाई हुए, हजारों नए रोजगार पैदा हुए। भाई बहनों, राजनीति केवल हल्ला गुल्ला करने से नहीं जीतती, उसे विश्वास के साथ जीता जाता है। नरेंद्र मोदी ने यह लड़ाई विकास की तलवार से जीती। उन्होंने कहा, हमने नहीं बदला, लेकिन अब लोगों की सोच बदल रही है। 2007 के विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की जीत हुई। नरेंद्र ने कहा, यह जीत लोगों के अटूट विश्वास की है। गुजरात की जनता ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी ने दिखाया, मुश्किल समय में भी विकास की धारा नहीं रुकी। नरेंद्र अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, विकास के विजयी मानचित्र के निर्माण करता थे। चैप्टर 9, डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। नरेंद्र मोदी के लिए डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस का मतलब था जमीन से लेकर आसमान तक बदलाव लाना। सत्ता में आते ही उन्होंने पूरे राज्य में बुनियादी ढांचे पर काम तेज किया। शहरों की सड़कों को चौड़ा किया गया, गांवों में बिजली के खंभे गाड़े गए। सरकारी योजनाओं में कागजी इंतजाम नहीं, हाथों हाथ सुविधा की नीति लागू की गई। गांवों की तस्वीर ही बदल गई। सड़कों पर अब ट्रकों की रोशनी थी, बिजली के तार फहर रहे थे और घर घर में रोशनी अंतर यंत्र की झिलमिल। पेयजल की पाइपलाइनें बिछी, खेत में नई नहरों का पानी आया, किसानों की आय बढ़ी, आयुष्मान योजना के हकदार बढ़े। नरेंद्र मोदी कहते थे, बढ़ते कदमों से ही विकास की मंजिल मिलती है। उनके इन कदमों से गुजरात में इंसानियत की फसलों में बहार आई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी क्रांति हुई। सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर कक्ष खुले, डिजिटल क्लासरूम बसे, लड़कियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया गया। अस्पतालों में बिस्तर, दवाइयां और एक्सरे मशीनें लगाई गईं। मोदी कहते थे, नए निर्माण नहीं, सच्ची सेवा चाहिए। जनता ने महसूस किया कि सरकारी सुविधाएं उनकी जरूरतों के हिसाब से बन रही हैं। वे आधुनिक होते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आधुनिकीकरण जरूरी है, लेकिन पश्चिमीकरण नहीं, नरेंद्र अक्सर कहते थे। मतलब नई तकनीक अपनाओ, पर भारतीय मिट्टी की खुशबू के साथ। उन्होंने ग्रामीण परंपराओं को अपनाया और सरकारी योजनाओं को स्थानीय जरूरतों से जोड़ा। नरेंद्र ने वाइब्रेंट गुजरात को सपनों का बाजार कहा। टेक्नोलॉजी पार्क, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स, रिसर्च सेंटर, गुजरात की धरती पर विकास की वो गठरी बंधी जो देश के सामने नए अध्याय खोलने लगी। मुंबई से लेकर सिंगापुर तक हर कोई गुजरात मॉडल की चर्चा करने लगा। नरेंद्र कहते थे, हमने तो बस जनता के सपनों को जमीन दी। दोस्तों, सोचिए, एक छोटे से राज्य में जो बदलाव हुए, वही बड़े देश में भी असंभव नहीं। नरेंद्र मोदी ने दिखाया कि विकास सरकार का उपहार नहीं, जन महफिल का इनाम है। गुजरात मॉडल हमें प्रेरित करता है कि सपने देखना ही पर्याप्त नहीं, उन्हें सच करने की ठान भी रखनी चाहिए। चैप्टर 10, एंड नाउ प्रधानमंत्री। गुजरात मॉडल की इस कहानी का समापन ऐसा है जिसे सुनकर दिल में उमंग जाग उठती है। नरेंद्र मोदी ने विकास की धारा को तेज किया और अब सवाल है, क्या अगला पड़ाव देश का प्रधानमंत्री पद होगा? 2014 के राष्ट्रीय चुनावों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया। देश भर में उनके लिए अपार उत्साह और उम्मीदें उमड़ी। सोचिए जरा, अगर अगली बार भारत दुनिया के नक्शे पर चमकने वाला सितारा बन जाए तो कैसा लगेगा? नरेंद्र मोदी के भाषणों में इतिहास से लेकर विज्ञान तक सबका जिक्र था, लेकिन मुख्य संदेश एक ही था। सोचिए, क्या हम अपना देश उस महान भविष्य की राह पर ले जाएं जहां सबके सपने सच हों? उन्होंने बार बार कहा कि अब विकास की ये रफ्तार किसी भी हाल में रोकी नहीं जाएगी। उनके शब्द जनता के दिलों में जोश भरते कहते, देश के विकास में हर नागरिक की भूमिका अहम है। आज नरेंद्र मोदी सिर्फ गुजरात के नहीं, पूरे देश के लिए एक नया अध्याय बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें बताती है कि निरंतर मेहनत और सच्चे इरादे से बड़ी चुनौती भी जीती जा सकती है। दोस्तों, सोचिए कि इस लंबी यात्रा ने हमें क्या सिखाया। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हार मानना कोई विकल्प नहीं होता,
तो भाइयों बहनों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।